लेते हैं, फिर डॉपलर इफेक्ट आगे पढ़ेंगे। तो रेजोनेंस ट्यूब को पढ़ने से पहले एक छोटा सा पॉइंट है बेटा, इंड करेक्शन। आर्गन पाइप में जब भी वाइब्रेशन होता है साउंड वेव का, स्टेशनरी वेव बनती है, तो रेजोनेंस की कंडीशन में एंटी नोड बनता है ओपन इंड पर, लेकिन एंटी नोड की पोजीशन ओपन इंड से थोड़ा सा ऊपर बनती है और इस छोटी सी लंबाई को कहा जाता है इंड करेक्शन। बात यह है कि हम जब भी ऑर्गन पाइप की लेंथ लिखते हैं बेटा, तो लेंथ तो हम उसमें किनारे तक ही नाप सकते हैं, लेकिन हमारा जो एंटी नोड वाला पॉइंट है रेजोनेंस की कंडीशन में, वो इस इंड से स्लाइटली एबव बनता है। तो अब अगर हमें वेव की लंबाई नापना है तो हमें ये जो छोटी सी लेंथ है जिसे इंड करेक्शन कह रहे हैं, इसे साथ में लंबाई के जोड़ना पड़ेगा, तब एक्चुअल लेंथ आएगी वेव लेंथ। तो चलिए आगे हम इसको कैलकुलेट करके आपको दिखाते हैं बोर्ड पर। तो इंड करेक्शन क्या होता है? इंड करेक्शन में आर्गन पाइप के ओपन इंड पर जो एंटी नोड का फॉर्मेशन होता है वो थोड़ा सा इंड से ऊपर निकल करके होता है। यहाँ पर ये एंटी नोड वाला पॉइंट है और लंबाई लेंथ जो है वो आर्गन पाइप की मान लेते हैं एल है। तो ये जो छोटी सी लेंथ है इसे कहा जाता है इंड करेक्शन। दोनों ये स्मॉल लेंथ इंड करेक्शन ई कहलाती। इसकी वैल्यू बेटा रेडियस ऑफ आर्गन पाइप पर डिपेंड करती। तो इंड करेक्शन को स्मॉल ई लिखें, ये स्मॉल लेंथ है, इसकी वैल्यू 0.6 स्मॉल आर के बराबर होती है। अगर रेडियस ऑफ आर्गन पाइप दिया है तो इंड करेक्शन की वैल्यू 0.6 यानी 60% वैल्यू होती है। अब आइए, अगर ओपन आर्गन पाइप है, पहले क्लोज ले लेते हैं। क्लोज आर्गन पाइप में एक सिरा बंद होगा नीचे की तरफ और ऊपर ही ओपन इंड होगा। तो क्लोज आर्गन पाइप में इंड करेक्शन अगर करें तो जो हम बेटा किसी भी रेजोनेंस के लिए जो भी हम लेंथ एल लेंगे, जैसे एल, ये वैल्यू जो होगी इसमें इंड करेक्शन की वैल्यू एक बार जोड़ी जाएगी और तब इसे हम लोग जो भी मोड ले रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, क्लोज आर्गन पाइप में यहाँ पर m लिया जाता है λ/4। तो ध्यान देना है m की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है 1 3 5 7 एंड ऑड नंबर। तो क्लोज आर्गन पाइप के रिलेशन में यहाँ पर 1 λ/4 पहला वाला रेजोनेंस होगा, 2 λ/4 3 λ/4, फिर 5, फिर 7, ये L प्लस E करके लिखा जाएगा। यहाँ से आप लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हो। लैम्डा बराबर हो जाएगा 4 अंडर ब्रैकेट L प्लस E, और तब फ्रीक्वेंसी निकालने में F बराबर V अपॉन लैम्डा लिखेंगे, तब ये पूरा फॉर्मूला V अपॉन 4L प्लस E हो जाएगा। ध्यान देने की बात है, यहाँ इसमें m की वैल्यू भी आएगी साथ में, तो जो सा मोड है वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं लैम्डा निकालने में। यहाँ पर m की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। हमने फंडामेंटल मोड के लिए वैल्यू लिखी, तो यहाँ देखिए लैम्डा निकालने में m नीचे आ जाएगा, यहाँ पर m आ जाएगा 1 अपॉन m, और तब यहाँ पर ये m ऊपर आ जाएगा, क्योंकि लैम्डा 1 अपॉन में लिखेंगे तो पूरा फार्मूला ऐसे बन जाएगा। अब इसमें m की वैल्यू 1 लिखेंगे तो ये पहला मोड आएगा, फिर m की वैल्यू 3 लिखेंगे तो ये दूसरा वाला मोड आएगा, जिसे फर्स्ट ओवरटोन या थर्ड हार्मोनिक कहते हैं। 5 लिखने पे फिफ्थ हार्मोनिक। तो इंड करेक्शन करने का मतलब हो गया जो लेंथ होती है आर्गन पाइप में उसके ई जोड़ देना है। और अगर ओपन आर्गन पाइप का फॉर्मूला यहीं पे लिखें, सब कुछ ऐसा ही रहेगा बेटा। ओपन आर्गन पाइप में इंड करेक्शन अगर करना है ओपन आर्गन पाइप, तब उसमें दोनों सिरे खुले होते हैं। तो यहाँ पर बेटा L प्लस 2E वैल्यू आती है, क्योंकि दोनों सिरे पर ऊपर और नीचे इंड करेक्शन होगा, तो टोटल लेंथ, इफेक्टिव लेंथ बन जाएगी L प्लस 2E, और तब यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी m λ/2। इसमें बेटा λ/2 पे चलता है सब कुछ। और तब ओपन आर्गन पाइप में ये फार्मूला बनेगा, और तब यहाँ से लैम्डा निकालें तो ये वैल्यू हो जाएगी 2L प्लस 2E अपॉन यहाँ आ जाएगा m। तब फ्रीक्वेंसी लिखने में V अपॉन लैम्डा जब लिखेंगे तो यहाँ पर m V अपॉन ये वैल्यू आ जाएगी 2L प्लस 2E। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस बार L प्लस 2E की वैल्यू लेंगे, ओपन दोनों तरफ करेक्शन होता है, और यहाँ जो m है मोड, ये 1 2 3 4 सारे होते हैं ऑड इवन ओपन आर्गन पाइप में। तो अब ये दोनों फार्मूला हमने लिख दिया।
ध्यान देने की बात यह है कि इन करेक्शन में एल की वैल्यू में ही ई जुड़ता है। क्लोज आर्गन पाइप में एक बार ई जुड़ेगा, ओपन आर्गन पाइप में 2 बार ई जुड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, रेजोनेंस ट्यूब की बात करें तो रेजोनेंस ट्यूब एक तरह का वेरिएबल लेंथ का क्लोज आर्गन पाइप है। रेजोनेंस ट्यूब जल्दी से कर लेते हैं, फिर इसके एक दो सवाल। रेजोनेंस ट्यूब में क्या होता है बेटा? रेजोनेंस ट्यूब जो है वो एक तरह का क्लोज आर्गन पाइप ऑफ वेरिएबल लेंथ, क्लोज ऑर्गन पाइप ऑफ वेरिएबल लेंथ, वेरिएबल लेंथ है, वेरिएबल लेंथ जिसकी लंबाई को घटाया बढ़ाया जाता है और इसमें फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी कामा वेवलेंथ, ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट होती है। फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो कैसे ये बनाएंगे आर्गन पाइप? एक्चुअली एक लंबा सा हॉलो पाइप होता है मेटेलिक, और उसमें नीचे की तरफ आउटलेट ट्यूब लगी होती है और उसमें वाटर या पानी भर दिया जाता है। मान लो ये आर्गन पाइप है और इसकी खूब ज़्यादा लंबाई है, और यहाँ नीचे की तरफ एक टैप लगा कर, ये स्टॉपर लगा कर क्या करते हैं, ये स्टॉपर लगा हुआ है और इसमें बेटा लिक्विड वाटर भर दिया जाता है। इससे ये फ़ायदा होता है कि जितना हम चाहें एयर कॉलम को लंबा कर सकते हैं। पानी ड्रेन कर लेंगे तो मान लेते हैं यहाँ पर ये लिक्विड भरा हुआ है पानी, और तब पानी की लंबाई को कम ज़्यादा करके एडजस्ट किया जा सकता है। और अब इसके पास में एक ट्यूनिंग फॉर्क को लाके वाइब्रेट करते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है, और ये वेव जब इसके अंदर जाती है तो बेटा इसके अंदर साउंड वेव जब जाएगी तो स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन होगा। जैसे अभी जो हमने डायग्राम बनाया है, इसमें एक एंटी नोड यहाँ बन रहा है और नोड यहाँ बन रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, पानी के लेवल को धीरे धीरे इसमें नीचे उतारते जाते हैं। धीरे धीरे इसमें स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन होता है। जैसे ही एंटी नोड वाला हिस्सा यहाँ पे आएगा और नोड यहाँ बनेगा, तेज़ आवाज़ सुनाई देगी। तो कहने का मतलब ये जो कंडीशन है, एंटी नोड ओपन एंड पे जब बन रहा है तो तेज़ आवाज़ सुनाई देगी, तो कहेंगे रेजोनेंस ट्यूब में वाइब्रेशन हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, और तब इसे कानों से अच्छे से सुना जा सकता है। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल मेथड है पूरा। पानी के लेवल को ऊपर से धीरे धीरे नीचे लाएंगे और तब इसके अंदर वेव फॉर्मेशन 1 बाय 1 बढ़ता जाएगा। ये पूरा पैटर्न वेवलेंथ का जब अंदर आ जाएगा इसके, तब एंटी नोड यहाँ की पोजीशन बनेगी और तब तेज़ आवाज़ सुनाई देगी। जब भी एंटी नोड बेटा ओपन एंड पे बनेगा तो तेज़ आवाज़ सुनाई देगी और उसे हम कान से सुन सकते हैं। तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो लंबाई हमने नापी है, ये पहला रेजोनेंस हो रहा है, इसे कहेंगे L1, इट इज़ द फर्स्ट रेजोनेंस। और आप देख सकते हो ये λ/4 है, तो λ/4 की वैल्यू L1 के बराबर होगी। तो आप यहाँ रेजोनेंस ट्यूब में लेंथ ऑफ क्लोज आर्गन पाइप को लगातार बढ़ाते जाते हैं, और तब लेंथ ऑफ फर्स्ट रेजोनेंस, यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ फर्स्ट रेजोनेंस, पहला रेजोनेंस जो होगा फर्स्ट रेजोनेंस, उसको यहाँ लिखा जा सकता है कैलकुलेट करके। एक चीज़ और है, इसमें एंड करेक्शन भी ऊपर की तरफ जोड़ा जाएगा, क्योंकि एक ओपन एंड है तो L1 प्लस E होगा और ये हो जाएगा λ/4। इसी तरह से पानी का लेवल जब और नीचे जाएगा बेटा, तब यहाँ पर अगली बार एक और एंटी नोड और नोड बनेगा। ये इस तरह से हमने दिखा दिया। वेवलेंथ वेव की वही रहेगी। अब पानी का लेवल इस पोजीशन पे आ चुका है और यहाँ पर देख सकते हैं पानी और ड्रेन कर दें तो अगला लेवल यहाँ आएगा। तो ये वाली जो लंबाई होगी ये बेटा कहलाएगी L2। ये सेकेंड रेजोनेंस की कंडीशन आएगी। जैसे जैसे पानी का लेवल नीचे उठता जाएगा, स्टेशनरी वेव का पैटर्न अंदर आता जाएगा। अगली बार यहाँ देखो एंटी नोड और ये नोड, पहले ये वाला एंटी नोड यहाँ बन रहा था और एक एंटी नोड और नोड अंदर आ जाएंगे, यहाँ फिर एंटी नोड बनने लगेगा, तब तेज़ आवाज़ फिर सुनाई देगी। तो ये कहलाएगा सेकेंड रेजोनेंस। तो लेंथ ऑफ सेकेंड रेजोनेंस कैसे लिखा जाएगा? लेंथ ऑफ सेकेंड रेजोनेंस, सेकेंड रेजोनेंस की जो लेंथ होगी उसको यहाँ लिख सकते हैं। मान लेते हैं L2 है, उसमें एक इनकरेक्शन और शामिल कर लेंगे। अब आप यहाँ से यहाँ नापिए, एक गैप, दूसरा गैप, तीसरा गैप, टोटल 3 गैप है। नोड और एंटी नोड के बीच का गैप हमेशा λ/4 होता है। तो अब ये वैल्यू हो जाएगी बेटा 3 λ/4। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अगर
पाइप की लंबाई और पर्याप्त है, पाइप काफ़ी लंबा होता है, और लेवल नीचे ले जाएं तो अगला पैटर्न एक और अंदर आ जाएगा स्टेशनरी वेव का। यहाँ एंटी नोड के बाद फिर नोड, नोड एंटी नोड, फिर एंटी नोड वाला हिस्सा जब अंदर आएगा तो अगला जो सीक्वेंस आएगा, इसको बेटा हम डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं। अगला जो सीक्वेंस आएगा थर्ड रेजोनेंस। तो लेंथ ऑफ थर्ड रेजोनेंस में, लेंथ ऑफ थर्ड रेजोनेंस, तीसरा रेजोनेंस जो होगा उसकी लेंथ कैसे लिखेंगे? तो आप देख सकते हो L3 लिखा जाएगा प्लस E, और ये वैल्यू हो जाएगी 5 λ/4। तो आप समझ सकते हो कि इसमें लेंथ का रेशियो 1:3:5 में ही चलेगा, क्योंकि ये क्लोज आर्गन पाइप है। शुरुआत में हमने पिछले लेक्चर, वीडियो लेक्चर में ये बात बताई थी आपको। तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ऐसा करते हुए और आगे तक आप जा सकते हैं, बट हमारा काम है कि अब एक जनरल फार्मूला बना लेते हैं nth रेजोनेंस की लेंथ क्या होती है। तो यहाँ देख सकते हो बेटा, लेंथ ऑफ nth रेजोनेंस, nवें रेजोनेंस की लंबाई क्या होगी? nवें रेजोनेंस की लंबाई, तो अब आप देखिए थर्ड में 5 आ रहा है, सेकंड में 3 आ रहा है। तो अब इसी सीक्वेंस में n प्लस ई करके यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? जब एक सीक्वेंस बनाएंगे तो थर्ड में 5 आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा बेटा 2n माइनस 1। ध्यान दो, n की वैल्यू बेटा अगर 1 रखेंगे तो यहाँ 2 माइनस 1 आ जाएगा पूरा, और तब इसके बगल में λ/4 लिख लेंगे। तो ये जनरल फार्मूला बन गया nth रेजोनेंस का। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ऐसे कई सारे रेजोनेंस हो रहे हैं तो आप किसी भी रेजोनेंस पे डायरेक्ट जा सकते हो। 5वें रेजोनेंस की लंबाई में 5 दूना 10 में से 1 गए 9 λ/4 आ जाएगा। ऐसे ही तीसरे रेजोनेंस में आप देख सकते हो 3 to the 6 minus 1 5 λ/4 आ गया। सेकेंड रेजोनेंस में 2 to the 4 minus 1 ये 3 हो जाएगा, 3 λ/4 आएगा। तो जनरल फार्मूला ये हो गया। अब आइए एक बात बताएं, कोई भी दो सक्सेसिव रेजोनेंस अगर हम लोग लेते हैं, मतलब लेंथ बिटवीन 2 सक्सेसिव रेजोनेंस, यहाँ लिख सकते हैं लेंथ बिटवीन, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन में दो आगे पीछे के रेजोनेंस कहे जाते हैं। लेंथ बिटवीन 2 सक्सेसिव रेजोनेंस, अगर 2 सक्सेसिव रेजोनेंस हैं उनके बीच का गैप कितना होगा? चलिए एक वैल्यू मान लेते हैं ln, और उसमें एंड करेक्शन करें तो ये आ जाएगा 2n माइनस 1 λ/4, और जो दूसरी वैल्यू होगी उसे ln प्लस 1। अब देखिए हमने nवां रेजोनेंस लिया और इससे एक आगे बढ़ के n प्लस 1वां लिया है, तो उसमें भी एंड करेक्शन जोड़ेंगे, और यहाँ बेटा आ जाएगा 2n प्लस 1 माइनस 1 और λ/4। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 का अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2n प्लस 2 माइनस 1 और यहाँ λ/4 आएगा, और तब आप दोनों वैल्यू को घटा लें तो ये लंबाई nवें और n प्लस 1वें रेजोनेंस के बीच का गैप होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो n प्लस 1 माइनस ln। जब आप इसमें से ये घटाओगे तो 2n माइनस 1 वाला हिस्सा कैंसिल हो जाएगा। चलो लिख के दिखा देते हैं। ये वैल्यू बेटा 2n प्लस 1 होगी λ/4 माइनस, यहाँ आ जाएगा 2n माइनस 1 λ/4, और जब आप इसे घटाओगे तो ये 2n λ/4 कॉमन ले लो तो आ जाएगा 2n प्लस 1 माइनस 2n और फिर प्लस 1 हो जाएगा λ/4। यहाँ देखो 2n से 2n कैंसिल, 1 1 2 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 2 λ/4, मतलब सीधा आ गया λ/2। वैसे भी आप देख सकते हो यहाँ पे हमने 1 2 3 की वेवलेंथ निकाली थी, L1 और ये L2 और ये L3, तो इसमें λ/4, इसमें 3 λ/4, इसमें 5। आप किन्हीं भी दो आगे पीछे रेजोनेंस का गैप निकालोगे तो 3 λ/4 5 λ/4 का जो डिफरेंस होगा वो 2 λ/4 आएगा, मतलब λ/2 आएगा। तो जब भी दो सक्सेसिव रेजोनेंस के बीच का गैप निकालते हैं हम लोग तो ये वैल्यू होती है λ/2। ये बिल्कुल फिक्स वैल्यू है, मतलब n प्लस 1वें रेजोनेंस माइनस nवें रेजोनेंस का जो गैप होगा उसमें देखो इंड करेक्शन की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी घटाने में, सीधे λ/2 आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। जैसे 5वें और 6वें रेजोनेंस के बीच की लेंथ अगर निकालनी है तो सीधे λ/2 करेंगे, इससे डायरेक्ट लैम्डा निकल आएगा।
इस आधार पे हम एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लैम्डा बराबर हो जाएगा 2। आप चाहो तो L2 माइनस L1 ले लो, ये पहला दूसरा रेजोनेंस है, या लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी L3 माइनस L1, या L2 की वैल्यू ले सकते हैं, या फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी L5 माइनस L4। मतलब कोई भी एक वैल्यू, उसके बगल वाली वैल्यू का डिफरेंस लोगे तो ये सब लैम्डा के बराबर होंगे। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि हमें ये रीडिंग दी जाती है और हम सीधे वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो रेजोनेंस ट्यूब का इस्तेमाल बेटा, पहला काम तो वेवलेंथ कैलकुलेट करने में होता है। जब वेवलेंथ निकल आती है तो फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क की होती है, जो ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेशन के लिए यूज़ किया गया। तो फ्रीक्वेंसी अगर f है और वेवलेंथ हम यहाँ से निकाल लें, देयरफॉर वेलोसिटी क्या होगी साउंड की, v बराबर होता है बेटा f लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू यहाँ से अगर निकालें तो ये फार्मूला बन जाएगा 2f, और यहाँ पे आप देख सकते हो ln+1 माइनस ln। तो ये जो आप फार्मूला देख रहे हो, ये सिर्फ इसलिए लिखा गया है कि आप सीधे वेलोसिटी ऑफ साउंड कैलकुलेट करो रेजोनेंस ट्यूब से, और उसमें nवें और उससे एक ज़्यादा n+1वें और nवें रेजोनेंस की लंबाई दी हो। तो रेजोनेंस की लंबाई को तो हम कान से सुन करके, मीटर स्केल लगा होता है कहाँ पर, रेजोनेंस ट्यूब में, वहाँ से उसकी रीडिंग ले करके लेंथ निकाल सकते हैं, और ये लेंथ यहाँ रखें तो सीधे वेलोसिटी निकल आएगी और फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क यहाँ यूज़ किया जाएगा। तो रेजोनेंस ट्यूब का ये काम है। एक चीज़ और बता दें कि अगर हमें इंड करेक्शन निकालना है, तब इसके लिए हम इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर देते हैं बेटा। तो डिवाइड करने से, जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पर ये nवें रेजोनेंस की वैल्यू है और ऐसे ही एक mवें रेजोनेंस की। तो इंड करेक्शन निकालने के लिए दोनों को यहाँ डिवाइड करना होता है। कैलकुलेशन ऑफ इंड करेक्शन कैसे करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंड करेक्शन। इंड करेक्शन कैसे होगा ये समझ सकते हैं आप। इंड करेक्शन, तो इंड करेक्शन करने के लिए बहुत सीधा सा तरीका है कि आप nवें रेजोनेंस की लंबाई लिख करके यहाँ पर लिखेंगे 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 4, और इसी तरह से एक और वैल्यू Lm ले लेते हैं, m1 रेजोनेंस। तो E इज इक्वल टू यहाँ जाएगा 2m-1 लैम्डा बाई 4। मतलब ये nth रेजोनेंस है और ये mth रेजोनेंस की लेंथ है मान लो। और अगर इसका रेशियो आप बना दिए तो इससे क्या फ़ायदा होगा, रेशियो बनाए जाने पे बेटा इसमें लैम्डा की वैल्यू कैंसिल होगी, ई रहेगा और वो कैलकुलेट हो जाएगा ln प्लस ई अपॉन, यहाँ आ जाएगा Lm प्लस ई, और ये वैल्यू हो जाएगी, यहाँ देखो लैम्डा बाई 4 कैंसिल, 2n-1, और ये हो गया 2m-1। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके ई को कैलकुलेट कर लेंगे। आगे इसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब न्यूमेरिकल वैल्यू रहती है तो जल्दी से आंसर निकल आता है। चलिए इस पे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब बताइए रेजोनेंस ट्यूब का क्या इस्तेमाल है। रेजोनेंस ट्यूब एक वेरिएबल लेंथ का क्लोज ऑर्गन पाइप है। किसी ट्यूनिंग फॉर्क से आने वाली साउंड को उसमें भेजते हैं, स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन होता है और धीरे धीरे पानी के लेवल को नीचे गिराते जाते हैं। जब कभी भी एंटी नोट फॉर्मेशन होगा ओपन इंड पर तो तेज़ आवाज़ सुनाई देती है। ये तेज़ आवाज़ हम सुन सकते हैं कान से, उसी समय रीडिंग ले लें। तो पहली बार जब तेज़ आवाज़ सुनाई देगी तो वो कहलाएगा फर्स्ट रेजोनेंस, और उसमें सबसे पहले छोटी सी लेंथ आएगी एयर कॉलम की, और तब L1 प्लस ई बराबर लैम्डा बाई 4 होगा। दूसरी बार रेजोनेंस होगा तो उसमें जो लंबाई नापेंगे वो L2 होगा, L2 प्लस ई बराबर 3 लैम्डा बाई 4 लिखेंगे। ऐसे ही आप nवें सीक्वेंस पे जाओगे तो nवें सीक्वेंस की लंबाई Ln प्लस ई बराबर 2n-1 और लैम्डा बाई 4 होगी। तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो। लेंथ अगर आगे पीछे की दी हुई है तो ये डिफरेंस हमेशा बहुत आसानी से लिख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने फॉर्मूला बनाया था कि दो सक्सेसिव रेजोनेंस हो रहे हैं, उनकी लेंथ दी है तो हमेशा ये लैम्डा बाई 2 होता है। डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे, इन करेक्शन इसमें घटाने में कैंसिल हो जाता है तो सीधे लैम्डा निकाल आएगा, लैम्डा से वेलोसिटी निकाल लेंगे। और अगर इन करेक्शन ही निकालना है आपको तब फिर यहाँ पर आप रेशियो बनाएंगे एनवें लेंथ के लिए और एमवें रेजोनेंस की लेंथ के लिए रेशियो बना करके ई की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। रेजोनेंस ट्यूब का क्वेश्चन यहाँ पे बेटा लिखा हुआ है, हमारे पीडीएफ में है। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में देखिए क्या कहा गया। इसमें कहा गया एन एक्सपेरिमेंट ऑफ रेजोनेंस ट्यूब सेकेंड एंड थर्ड लाउड साउंड ऑब्जर्व 63 एंड 103 सेंटीमीटर एट 27। देखो यहाँ पर सेकेंड और थर्ड की वैल्यू दी गई। देखो
L2 सेकेंड है रेजोनेंस, ये वैल्यू 63 है और 103 दी गई है बेटा L3 की वैल्यू। सेकेंड और थर्ड रेजोनेंस की लंबाइयाँ दी गई हैं और टेम्परेचर उस समय रूम का कितना है 27 है और तब आगे ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी दी गई है। वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालना, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सेकेंड और थर्ड की जो वैल्यू है बेटा उसमें L3 माइनस L2 कर लेंगे। L3 माइनस L2 बराबर लैम्डा बाई 2 होगा। हमने आपको बताया कि कोई भी दो सक्सेसिव रेजोनेंस के बीच का गैप अगर आप लिखोगे तो सीधे लैम्डा आता है, लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 2, L3 की जगह लिखेंगे 103 माइनस L2 की जगह लिखेंगे 63। तो आप 103 63 घटाओगे 40 आएगा, 40 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे 80 सेंटीमीटर आ गया, मतलब 0.8 मीटर वेवलेंथ आ गई। और अब यहाँ फ्रीक्वेंसी 420 हर्ट्ज दी है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड निकाल सकते हैं। v बराबर होता है f लैम्डा, f की जगह पर 420, 0.8 से मल्टीप्लाई करें इसे तो 8 0 आ गया, 8 दूना 16 6 आ गई वैल्यू, 8 चौक 32 32 और एक और वैल्यू रखेंगे तो 33, ये आ गया 336 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड निकाली है, बट जो एक्सपेरिमेंट ये किया गया ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया गया। अगला काम बहुत आसान है, अगर टेम्परेचर 0 पे करना है तो एक्सपेरिमेंट तो 0 पे नहीं करेंगे, रूम टेम्परेचर पे होगा। 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेलोसिटी ऑफ साउंड की वैल्यू आ गई, इसे 0 पर कन्वर्ट कर सकते हैं। बेटा टेम्परेचर में नीचे जाएंगे थोड़ा वैल्यू इसकी कम हो जाएगी, तो आप देख सकते हो 336 से वैल्यू 330 तो हो सकती है, 350 नहीं होगा, 336 336। आपका आंसर बेटा यही आएगा फर्स्ट। यहाँ पर हमने ऐसे ही अंदाजे से वैल्यू बता दी, क्यों 336 तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू है। जब आप टेम्परेचर 0 पे ले जाओगे तो वेलोसिटी ऑफ साउंड कम हो जाए, क्योंकि ये फॉर्मूला v बराबर अंडर रूट गामा आर टी बाई एम होता है, टेम्परेचर के अंडर रूट के प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर घटेगा वेलोसिटी ऑफ साउंड घट जाएगा। तो यहाँ पे देखो बेटा 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ रहे हैं तो टेम्परेचर घटेगा, तो आप घटा के वैल्यू लिखो 330 के आसपास वैल्यू आएगी। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लगभग 330 के आसपास वैल्यू आती है। यहाँ ये लिखा हुआ है, डाटा करेक्शन हो सकता है इस सवाल में। अब इसमें बेटा इंड करेक्शन पूछा गया, यहाँ पे इंड करेक्शन अगर निकालना है तब आप इन दोनों वैल्यू को लिख करके रेशियो बनाओगे और तब इंड करेक्शन निकलेगा। आप याद करिए 63 और 103 ये लंबाइयाँ हैं सेकेंड एंड थर्ड रेजोनेंस की। चलिए अब यहाँ जगह नहीं है तो बोर्ड पे चलते हैं अपने। तो सेकेंड एंड थर्ड, यहाँ देखिए ये इंड करेक्शन का फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो सेकेंड L2 की लंबाई 63 सेंटीमीटर और थर्ड रेजोनेंस पर L3 की लंबाई 103 सेंटीमीटर है। आप देख सकते हो ये सेकेंड एंड थर्ड की लंबाई। अब आप यहाँ वैल्यू रख दो तो ln की जगह पे आएगा 63 प्लस e अपॉन यहाँ वैल्यू आएगी 103 प्लस e। सेकेंड में क्या होगा 2 इंटू 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 4 माइनस 1 तो 3 हो जाएगा ये, और यहाँ पे थर्ड में 5 टू द 6 तो ये 5 हो जाएगा। अब 5 और 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 5 इंटू 63 प्लस 5e आ गया, और यहाँ पर बेटा 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू 103 और ये प्लस 3e आ गया। अब 3 को इधर उठा लेंगे तो 2e बचेगा और ये हो जाएगा बेटा 309 माइनस 5 का मल्टीप्लाई करो तो 5 तिहाई 15 वैल्यू, और यहाँ पे आ गया 5 छक 30 तो 315। बेटा इसमें डाटा का करेक्शन है इसलिए आंसर सही नहीं आ रहा है, थोड़ा सा डाटा की प्रॉब्लम है इसलिए आंसर इसका सही नहीं आ रहा है, बट घटाने का तरीका यही होगा। जो भी यहाँ लेंथ दी जाए उसे यहाँ रख करके आप करेंगे तो ई की वैल्यू यहाँ से निकल सकती है। अभी देख लो आंसर माइनस में आ रहा है, तो जो कि यहाँ पे मान्य नहीं है। थोड़ा इस सवाल में डाटा की प्रॉब्लम है इसलिए आंसर नहीं आ रहा है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। इसमें डाटा करेक्ट होता तो हमारा आंसर 1 के आसपास आता है। इसमें इनकरेक्शन का, इनकरेक्शन बहुत छोटी लेंथ होती है। चलिए अब आइए वापस चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बहुत बढ़िया सवाल है, क्वेश्चन नंबर 48। इसमें कहा गया रेजोनेंस ट्यूब है लेंथ L0। एक रेजोनेंस ट्यूब की ये पूरी लंबाई है और ये कह रहे हैं ये L0 है और उसमें फ्रीक्वेंसी F0 का इस्तेमाल हुआ है। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज़ V0 देन कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ रेजोनेंस अकर इन द ट्यूब। इसका मतलब हमें
मान लेना चाहिए कि ऐसी ट्यूब में जिसकी लंबाई L0 है टोटल n रेजोनेंस हो पाते हैं, क्योंकि रेजोनेंस की संख्या हम बढ़ाएंगे तो उसके लिए हमें लेंथ चाहिए होगी। इसका मतलब nth रेजोनेंस की लेंथ निकाल लें, तो बेटा ये Ln nth रेजोनेंस की लेंथ, अब यहाँ इंड करेक्शन नहीं लेना है, सीधे सीधे आपको कर देना है। Ln बराबर होगा, यहाँ आ जाएगा 2n+1 और ये होगा λ/4। तो बेटा nth रेजोनेंस की लंबाई ये होती है। अब ये लंबाई इसी ट्यूब के अंदर आनी चाहिए, इसका मतलब ये वैल्यू लेस और इक्वल टू L0 होना चाहिए। अब आपका ये फार्मूला बन गया, n की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो और इसमें कुछ नहीं करना है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए, हम यहीं पे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं एक स्टेप और। यहाँ पर अगर 4 को हम इधर भेज दें और इसमें लैम्डा की वैल्यू को अलग से निकाल लें, बेटा लैम्डा जो होता है v बराबर f लैम्डा होता है, ये फार्मूला पता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे v0 और यहाँ आ जाएगा बेटा f0 लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दें तो एक स्टेप हम यहाँ लिखने जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2n+1। उसके बाद लैम्डा की जगह पर v0 अपॉन f0, ये वैल्यू लैम्डा की आ गई, अपान 4 है तो यहाँ 4 भी लिख सकते हैं, यहाँ इंटू 4 और यहाँ पे आ जाएगा बेटा लेस और इक्वल टू L0। तो अब n की वैल्यू निकालनी, तो ये सब स्टेप आप इधर भेज दो, तो अब ये वैल्यू आ जाएगी 2n+1, यहाँ लेस और इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, f0 ऊपर आ जाएगा तो f0 L0 और ये वैल्यू 4 अपॉन यहाँ v0 हो जाएगी वैल्यू 1 इधर चला जाएगा। और तब अगला स्टेप 2n का कितना आएगा, 2n की वैल्यू आ जाएगी 4 f0 L0 अपॉन v0 -1 और n लिखने के लिए इसी में 2 से डिवाइड करा देंगे। तो यहाँ देखो 2 हटा देते हैं और जब इसे हम 2 से डिवाइड कराएंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 1/2 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो ये वैल्यू यहाँ जुड़ रही थी, ये इधर घट जाएगी। तो आंसर जो इसमें आएगा, हाँ हम लोगों ने ये प्लस ले लिया, थोड़ा यहाँ पे करेक्शन है बेटा। करेक्शन ये है कि यहाँ पर शुरू में ही माइनस है और जब ये शुरू में माइनस होगा तो यहाँ प्लस वैल्यू आएगी, बस ये करना है। तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, सॉरी यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस, तो अब ये वैल्यू यहाँ माइनस डाल देते हैं, माइनस माइनस माइनस, अब सही है। तो यहाँ इसीलिए प्लस आ जाएगा और 2 से जब ये वैल्यू कैंसिल होगी तो ये हो जाएगा आपका 2 और तब ये 1/2 हो जाएगा। तो n की जो वैल्यू आएगी वो इस फैक्टर के बराबर या इससे कम होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आंसर 2 f0 L0 v0 नीचे 1/2, तो आंसर हो गया सेकंड। क्योंकि ये सिंबल के टर्म में दिया था तो लिखने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन जब यही वैल्यू दी जाएगी किसी वैल्यू के टर्म में और तब यहीं पे कैलकुलेट होकर आंसर तुरंत निकल आएगा। तो ये है किसी भी दिए गए रेजोनेंस ट्यूब में मैक्सिमम कितने रेजोनेंस होंगे ये निकालने का मेथड है। क्या करेंगे, मेन फॉर्मूला बेटा ये है, ये जो लंबाई होती है ये nth रेजोनेंस की लंबाई है और ट्यूब की लंबाई से ये वैल्यू बराबर या उससे कम ही होनी चाहिए, तभी रेजोनेंस उसमें होगा और यहाँ से n की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। अगले स्टेप में एक और क्वेश्चन होगा, यहाँ क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है द नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशन ऑफ एयर कॉलम। यही आ गया देखिए क्वेश्चन। इसमें बेटा पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशन एयर कॉलम का निकालना है, उसकी लंबाई 85 सेंटीमीटर है, हुज फ्रीक्वेंसी लाइज बिलो 1250 हर्ट्ज और वेलोसिटी ऑफ साउंड इतना। तो कहने का मतलब 1250 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, वेलोसिटी ऑफ, तो वेवलेंथ यहाँ निकाल लेते हैं पहले। तो यहाँ देखिए लैम्डा बराबर हो जाएगा v/f। v दिया हुआ है बेटा 340 और f की वैल्यू 1200, हुज फ्रीक्वेंसी लाइज बिटवीन बिलो 1250 हर्ट्ज। तो अब यहाँ फ्रीक्वेंसी 1250 लेंगे तो लैम्डा की बहुत छोटी वैल्यू आएगी, कोई बात नहीं, जितनी वैल्यू आती है सामने लिख दी हमने। तो 340 v/f, तो ये हो गई 340/125, लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब निकालना क्या है, कितने रेजोनेंस होंगे, ये निकालने के लिए आपको जनरल फार्मूला ln बराबर 2n - 1 ×
लैम्डा बाई 4 रखना होगा, जिसमें लैम्डा की वैल्यू रखेंगे और लेंथ यहाँ 85 रख देंगे। 85 बेटा सेंटीमीटर में है तो इसे मीटर में कर लें 4 की वैल्यू, तो लैम्डा यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा बराबर 4 ln अपॉन 2n-1। अब ये वैल्यू यहाँ रख दो। लैम्डा की वैल्यू में लिखा जाएगा 34 अपॉन 125 और यहाँ पर 4 ln, ln की जगह पे 0.85 होगा अपॉन में 2n-1। अब यही n की वैल्यू निकालना है, तो थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन तो है बट इसे किया जा सकता है। इधर वाला हिस्सा हम इरेज कर दे रहे हैं, ये वैल्यू इरेज हो जाएगी यहाँ पर और इसे इधर उठा लेते हैं। तो ln की वैल्यू क्या आएगी आप देख सकते हो 2n, ये स्टेप इधर कर दें ये सब इधर, तो 2n-1 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 0.85 इंटू 125 अपॉन में आ जाएगा बेटा 34। अब लम सम कैलकुलेशन, पहले तो 125 का 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये पूरा 500 हो जाएगा और तब 500 का इससे मल्टीप्लाई हो सकता है बहुत आसानी से। 500 इंटू 0.85 अपॉन 34 और यहाँ देखिए 5 से मल्टीप्लाई करो, पहले तो 2 जीरोस करो तो 85 हो जाएगा। 5 5 द 25, 2 आ गया 5, 8 द 40, तो 425 हो गया ये अपॉन 34। अब जब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू 34 है 35, तो ये इसमें कितनी बार जाएगी तो आप देख सकते हो ये वैल्यू डिवाइड हो करके यहाँ हम डिवाइड करके आपको दिखा दें 425 34, तो ये कम से कम एक बार जाएगी, तो यहाँ 34 हो जाएगा। यहाँ से घटाएंगे तो 12 में से 4 गए 8, यहाँ देखिए 85 आ गया 85, तो ये इसमें 2 बार जाएगा, तो करीब करीब 3 बार भी ले जा सकते हैं। 3 त्रिका 9, 3 बार थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 2 समथिंग आएगा, मतलब इसका आंसर बेटा 12 के आसपास आएगा, 12 पॉइंट समथिंग। आगे 12.5 ले लेते हैं। अब आइए n को उधर ले जाएं तो 2n की वैल्यू आ गई 13.5 के आसपास, और जब डिवाइड करेंगे बेटा तो n की वैल्यू आ जाएगी 13.5 अपॉन 2, तो जब आप डिवाइड करोगे तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 7 तो नहीं आएगा, 6 टाइम क्या होगा, यही तो यार दिक्कत है। और भी लोगों का हुआ बन। अच्छा इसको ले जाके चार्जिंग लगाओ, अप्पो वाला ले आओ। अब तो 6 बजने वाला है, तो एक वीडियो तो फिर हम बनाएंगे। अप्पो वाला तो नहीं बंद होता, वो नहीं बना। इसको क्या कर कितनी देर का बना, अब इसमें कुछ कर ही नहीं सकते। ओके करो।